हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारा बेहद इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग एक तरीके समझिए कि लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको हम लोग अब अप्लाई करने जा रहे हैं। चाहे वो न्यूटन के जितने भी लॉज हैं उनको हमने जो सीखा है उन सब को अब हम लोग फर्दर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक बॉडी है और अगर उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी या फिर वो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि अगर if the resultant of two or more than two forces acting on an object इज इक्वल टू जीरो। अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और यहां पर जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं यानी एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने सीखा था कि भैया इंटरनल फोर्स जो है उसकी बात हम लोग नहीं करें क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और इंटरनल फोर्स जो है वो कैंसिल आउट कर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारे काम का फोर्स है, वो किसी भी एक बॉडी को एक्सेलरेट करा सकता है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है और उन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, जो रिजल्टेंट है, अगर वो जीरो के बराबर है तो हम कहें कि हमारा वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। ठीक है, और अगर आपको कह दिया जाए कि ये सिस्टम जो है, ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के बराबर है। F1 अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो इसका मतलब ये है कि F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। क्यों? देखिए F1 वेक्टर और F2 वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है, हमने देखा कि डायरेक्शन में अपोजिट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो डायरेक्शन इनका अपोजिट है। अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर हो गए तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, उस केस में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर जीरो लगेगा। उस केस में हम कहें कि जो फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है वो बैलेंस फोर्स है, जिस वजह से ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, वहीं तो यहां पर ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में होगा। वहीं अगर इसी केस को अगर देखें और यहां पर अगर F1 वेक्टर F2 वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो उस केस में बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और अगर बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यानी कि बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये तो दो फोर्सेस जब एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब की बात है। अगर सपोज करें कि तीन फोर्सेस अगर एक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉडी हमारे पास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक फोर्स हमारा लग रहा है F1, एक फोर्स हमारा लग रहा है F2 और एक फोर्स हमारा लग रहा है F3।
ठीक है बच्चों, अब ये तीन फोर्सेस जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अगर इन तीन फोर्सेस की बात करें, इनको हम रीड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका F1 फोर्स है, ये आपका F2 फोर्स है, और ये आपका F3 फोर्स है। अगर इन तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 के बराबर हो, यानी कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम अगर 0 के बराबर होगा तो हम कहें कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। कैसे देखेंगे? तो भाई देखिए, हम क्या करेंगे कि इस पूरे सिस्टम को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांट देंगे। क्यों बांट रहे हैं हम, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ताकि ये तीनों फोर्सेस हमारा एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था मोशन इन प्लेन में कि अगर कोई भी वेक्टर हमारा प्लेन में लाई करता है तब उस वेक्टर को हम लोग उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज करें कि ये एंगल अगर आपका θ1 है और ये एंगल अगर आपका θ2 है, तो उस केस में आप एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे ये जरा समझिए। देखिए, ये फोर्स F1 आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ये F1, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा फोर्स है? F2 cos थीटा, F2 cos थीटा और F3 cos थीटा, यानी कि F2 cos थीटा 1 प्लस F3 cos थीटा 2। अगर ये दोनों फोर्सेस यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना फोर्स है और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कंपोनेंट लेकर जितना फोर्स मिला है, अगर ये फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हुए मैग्नीट्यूड में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जितना फोर्स है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जितना फोर्स है, दोनों मैग्नीट्यूड में अगर बराबर हुआ तो डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ही, तो नेट फोर्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग 0 हो जाएगा। उसी तरीके से वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग F2 का कंपोनेंट हो जाएगा F2 sin θ1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग F3 का कंपोनेंट हो जाएगा F3 sin θ2। ये दोनों अगर बराबर है तो उस केस में अगर ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है ए, ये इक्विलिब्रियम में होगा। यानी मोटे तौर पे आप समझिए कि जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अगर उन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, और जब मैं वेक्टर सम की बात कर रहा हूं यानी कि अगर वो फोर्स प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसके अलोंग रिजॉल्व करके हर एक एक्सिस के अलोंग इंडिविजुअली अगर आपको नेट फोर्स 0 दिख रहा है, यानी कि फोर्स बैलेंस्ड नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि वो बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है। और किसी एक एक्सिस के अलोंग भी अगर उसका फोर्स अनबैलेंस्ड आता है, ठीक है, अनइक्वल आता है दोनों साइड पे, तब उस केस में वो बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जो भी बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में होगा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और जो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है उसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। कुछ कॉमन फोर्सेस हमारे मैकेनिक्स में हैं, उन कॉमन फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो कॉमन फोर्सेस है मैकेनिक्स में, उस कॉमन फोर्स में एक फोर्स हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कॉमन फोर्स है मैकेनिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से टिल्ट करके प्लेस करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपके किस डायरेक्शन में होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी अगर ये हमारे पास एक फ्लोर है और इसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं, ठीक है, अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा।
अगर मैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? इधर एक्ट नहीं करेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे सरफेस किसी भी तरीके से इंक्लाइंड हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अगर सपोज करिए कि ये मेरे पास एक सरफेस है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए और इस ऑब्जेक्ट को मैंने अटैच कर रखा है ऑब्जेक्ट बी से। अब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के ऊपर ग्रेविटेशनल, मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? ए की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको एफ ए कह दे रहा हूं मैं। बी की वजह से इधर भी वर्टिकली डाउनवर्ड एफ बी। अगर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता सी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? इसके ऊपर भी नीचे की तरफ लगेगा एफ सी। क्लियर है बात? अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमारा होता ए के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता? इसके ऊपर भी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद फिर एक फोर्स जो आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सारे फोर्सेस हम लोग जब सवाल करेंगे तब उन सवाल में हमें यूज करना है। ठीक है, सेम केस लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता हो, यानी किसी भी एक सरफेस के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब वो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सरफेस को प्रेस करेगा ना, जिस डायरेक्शन में से ये ऑब्जेक्ट है सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, ये नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। तो जब किसी भी एक सरफेस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ उस पर एक फोर्स लगाता है, उसे प्रेस करता है। तो उसके रिएक्शन में उसके अगेंस्ट सरफेस पलटकर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऑब्जेक्ट, इसको अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो नीचे की तरफ जब पुल कर रहा है तब ये सरफेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो सरफेस पर जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो सरफेस पलटकर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ है। इसको एन या फिर आर, जिस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें, इस ए को हटा दीजिए, ये जो सरफेस बी, ये जो ऑब्जेक्ट बी है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो सरफेस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस को किस तरफ प्रेस कर रहा है? ये सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। तो जब ये सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो सरफेस वापस से इस पर ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। और इस केस में अगर हम देखें, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए को देखिए, ये किसी ना किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट ए जो है ये सरफेस पर नीचे की तरफ धक्का लगा रहा है, तो सरफेस इस पर ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पर इधर होगा। क्या सरफेस बी के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी जो हमारा है वो किसी सरफेस के ऊपर नहीं रखा हुआ है। हाँ, अगर यहां पर एक सरफेस रखा होता तब हम बता सकते थे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेकिन चूंकि ये हवा में लटका हुआ है,
इस धागे से या इस रस्सी से ये हवा में लटका हुआ है, किसी सरफेस के ऊपर नहीं रखा है, इसलिए इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जो किसी सरफेस को दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो। तो जब ये किसी सरफेस को प्रेस ही नहीं कर रहा है तो सरफेस है ही नहीं इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाने को। एक चीज नोटिस कीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। देखिए सरफेस ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां सरफेस इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां पर सरफेस इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, ए के ऊपर जो सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है सी, तो ए के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस सरफेस की वजह से है, और सी के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि सी ऑब्जेक्ट जो ए के ऊपर रखा हुआ है ये नीचे की तरफ ए पर एक फोर्स लगा, दबाव लगाएगा ना, तो पलट कर ए इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये सी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और इसीलिए एक्ट करता है क्योंकि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सरफेस के ऊपर रखेंगे तब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अपने वजन की वजह से सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो सरफेस अपने परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों एक और इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो है आपका टेंशन फोर्स। इसको स्ट्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं आप, टेंशन फोर्स। आप चाहें तो आप इसे स्ट्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये टेंशन फोर्स किसके ऊपर लगता है? टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा एक टेंशन फोर्स जो हमारा है वो हमेशा एक स्ट्रिंग के ऊपर, धागे के ऊपर, रस्सी के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट करता है। तो और वो स्ट्रिंग के ऊपर कब एक्ट करेगा? जब उस स्ट्रिंग को आप किसी न किसी फोर्स को सब्जेक्ट करिएगा, यानी अगर उस स्ट्रिंग के ऊपर कोई दबाव पड़ता है तब टेंशन फोर्स आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से एक स्ट्रिंग के थ्रू आपने एक ब्लॉक ए को लटका रखा है। तो ये जो ब्लॉक ए है या ऑब्जेक्ट ए है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नीचे की तरफ है, अगर आप स्ट्रिंग को कट कर दें तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, हम सब जानते हैं। लेकिन चूंकि स्ट्रिंग आपका कट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट आपका लटका रहता है। अगर ये लटका हुआ है हवा में, ठीक है, हवा में ही अगर ये है, इसका मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो ये रेस्ट पर है और रेस्ट पे ही रह रहा है। तो नीचे की तरफ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के जवाब में जो स्ट्रिंग है ये इस पर ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगाता है। स्ट्रिंग क्या करता है? इसके ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगाता है। यहां पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है तो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो स्ट्रिंग जो है आपका, उसका काम होता है टेंशन फोर्स लगाना, और ये जो टेंशन फोर्स लगता है ये आपको अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग जो हम कंसीडर करेंगे अपने स्टडी में, वो स्ट्रिंग आपका मासलेस स्ट्रिंग होगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग आप पढ़ेंगे, जो स्ट्रिंग आप अपने स्टडी में पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग आपका मासलेस होगा। क्या होगा? मासलेस होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, यानी इनएक्सटेंसिबल इस तरीके समझिए कि जैसे सपोज करें कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां पर पकड़ रहा हूं, जैसे जिन दो एंड्स पर मैंने पकड़ रखा अपने हाथ पे, इसको समझिएगा, अगर इस पॉइंट को मैं ए कह दूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी कह दूं, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को आप ऐसे स्लैक कर सकते हैं।
स्लैक कर सकते हैं। स्लैक करने पर, ठीक है, यानी टेढ़ा करने पे, मोड़ने पर इसके बीच की दूरी जो है वो चेंज होगी। लेकिन अगर आप खींच रहे हो, ठीक है, अगर खींचने पर आप देखिए इस स्ट्रिंग के बीच की दूरी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत चेंज हो रही होगी, लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं अपने स्टडीज में। बहुत स्मॉल चेंज को हम लोग फिलहाल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो 2 पॉइंट पे मैंने इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, इन 2 पॉइंट के बीच में खींचने पर भी इनके बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हम एक ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं जिस स्ट्रिंग को अगर हम खींचते हैं और खींचने पर इनके बीच की दूरी अगर चेंज नहीं होती, तब उस स्ट्रिंग को हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं। और दूसरी बात, ये स्ट्रिंग आपका मासलेस है। मासलेस कहने का मतलब कि जो ये ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हैं इसके मास से कंपैरिजन में इस स्ट्रिंग का मास इतना कम है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। सपोज करिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है 1 kg का, यानी 1000 ग्राम का, और ये स्ट्रिंग आपका है 2 ग्राम का। तो 1000 ग्राम के सामने 2 ग्राम बहुत छोटा है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे वो स्ट्रिंग हमारा मासलेस होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करें, इस चीज को समझिए कि अगर ये स्ट्रिंग के 2 एंड्स, जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, तो लेफ्ट एंड जितनी स्पीड से राइट की तरफ मूव करेगा, सॉरी, ये जो राइट एंड है, ये जो ए पॉइंट है, ये जितनी स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रहा है, जो बी पॉइंट है वो भी उतनी ही स्पीड से मूव करेगा, तभी तो इनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी अगर ये मोशन में है तो। और सिर्फ यही 2 पॉइंट नहीं, इन 2 पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आप देखेंगे तो ये मूव करेंगे तब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो पहली बात तो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि इस स्ट्रिंग में कोई भी 2 पॉइंट आप उठाकर देख लीजिए, चाहे कितना भी फोर्स लगे, कैसा भी फोर्स लगे, उन 2 पॉइंट के बीच की दूरी फोर्स लगने के पहले जितनी थी, अगर फोर्स लगने के बाद भी उतनी ही है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। यानी किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी अगर स्ट्रिंग में चेंज ना हो फोर्स लगने के बाद भी, तब उस केस में हम उस स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहेंगे। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को अगर आप मूव कराते हैं तब उस स्ट्रिंग पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे। अगर ये बिल्कुल सीधा है तो, अब बीच में से अगर आप टेढ़ा कर देते तो वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, ये बात तो आप समझ रहे हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर ये स्ट्रिंग आपका मासलेस है और ये स्ट्रिंग अगर आपका इनएक्सटेंसिबल है, तो उस केस में हर एक पॉइंट पर जो टेंशन है वो आपका सेम होगा। इस कंडीशन में एट ईच पॉइंट ऑन अ स्ट्रिंग, टेंशन will remain the same if there is no other force on it। अगर स्ट्रिंग के ऊपर आप कोई और फोर्स नहीं लगा रहे, यानी सपोज करें अगर स्ट्रिंग को यहां से पकड़कर आप खींच दें, तब तो आपने इस पॉइंट पर फोर्स लगा दिया, तब ये जो नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा है उसको अलग अलग कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप बीच में कहीं पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर अलग से, तो उस केस में इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर जो टेंशन है वो आपका सेम होगा, ठीक है। जैसे अगर ये पॉइंट आप ले लें A और ये पॉइंट अगर आप ले लें B, तो जब ये नीचे की तरफ खिंच रहा है तो तनाव तो इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर होगा, है ना। तनाव जो है वो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर होगा, टेंशन इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर होगा। सपोज कीजिए कि A पॉइंट पर जो टेंशन है उसको हम T1 कह रहे हैं और B पॉइंट पर जो टेंशन है उसको हम T2 कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या होगा, T1 माइनस T2। जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या होना चाहिए, ये T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा ना। इस पॉइंट पर जो टेंशन और इस पॉइंट पर टेंशन, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका नेट फोर्स के बराबर होगा। ये होना चाहिए इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास हमने क्या कंसीडर किया है, मासलेस,
यानी कि अगर m की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो T1 माइनस T2 अगर 0 है दैट मींस कि T1 इज इक्वल्स टू T2। तो अगर आप बीच में कहीं स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तब उस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स है वो आपका इक्वल होगा। क्लियर है बात? चलिए अब T1 माइनस T2 करने के पीछे का भी कारण समझ लीजिए कि जब इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तब स्ट्रिंग का ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। तो इसीलिए T2 को मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है। अब ये T1 पॉइंट पर जो टेंशन है वो नीचे की तरफ मैं दिखा रहा हूं। क्यों? जब ये खींचेगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पर भी तो तनाव होगा ना, तो ये जो ऊपर का सरफेस है ये इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पलट कर किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन मैंने इसको शो कर रखा है। यहां पर स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यहां पर स्ट्रिंग इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसलिए मैंने T1 T2 का डायरेक्शन अपोजिट शो किया है, इसलिए ये T1 माइनस T2 मैंने लिखा है। और इनका डिफरेंस जो है वो नेट फोर्स m इंटू ए के बराबर होना चाहिए न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि T1 T2 के बराबर तभी आया है जब आपने मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर किया है। अगर इस स्ट्रिंग का कुछ मास होता तो m की वैल्यू पुट करते, तब T1 T2 दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जैसे आज हम लोग इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग कनेक्टेड बॉडीज कंस्ट्रेंट मोशन पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उस पे भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होंगे, फिर हम लोग फ्रिक्शन को इंक्लूड करके क्वेश्चंस करेंगे, उस पे भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अभी से लेकर आगे के काफी लेक्चर्स तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ध्यान से इंटरेस्ट लेकर करिएगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए हमारे पास एक, सपोज करें एक फिक्स्ड वॉल है और इस फिक्स्ड वॉल के ऊपर ये आपका इस तरीके से स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग आपका है ABC, ABC एक स्ट्रिंग है और जो C पॉइंट है यहां पर हमने एक ब्लॉक को अटैच कर रखा है। ब्लॉक का मास आपको दिया गया है 6 kg और B पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है वो A से C तक था, बीच में B पॉइंट पर पकड़कर हमने इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि B पॉइंट पर ये कितना एंगल, ये एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से लग रहा है, सॉरी वर्टिकल से लग रहा है, और स्ट्रिंग के दोनों हिस्सों में यानी AB हिस्से में और BC हिस्से में जो टेंशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स कितना है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखिए सबसे पहली बात तो कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको पहले दिमाग लगाना है कि कौन कौन से फोर्सेस कहां कहां पर किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कॉमन फोर्सेस, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लगेगा? उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास मास है। और याद करिएगा हम लोग जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं वो हम मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा। इस ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? तो इस ब्लॉक के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग F कह देते हैं। अच्छा, अब दिमाग लगाइए कि अगर इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इस ब्लॉक को तो नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक आपका यहीं पर हवा में ही लटका हुआ है, नीचे मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग जो हमारा है, जब इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस ब्लॉक की कोशिश होगी कि ये नीचे मूव करे,
लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो स्ट्रिंग इसको बैलेंस करके रखेगा। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है ये इस ब्लॉक के ऊपर यहां पर ऊपर की डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, उस टेंशन फोर्स को मैं T1 कह देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद ये T1 फोर्स बिल्कुल जो इस ब्लॉक के ठीक ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो T1 होगा। तो इस हर एक पॉइंट पर टेंशन T1 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 यहां से लेकर B पॉइंट तक, C पॉइंट से लेकर और B पॉइंट तक टेंशन आपका सेम होगा। क्यों टेंशन सेम होगा? क्योंकि B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में इस स्ट्रिंग पर और कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है ना। फिर B पॉइंट पर आपने 50 न्यूटन का फोर्स बाहर से लगा दिया, इसलिए B पॉइंट के बाद जो टेंशन है वो आपका बदल जाएगा। लेकिन C पॉइंट से B पॉइंट तक हर एक पॉइंट पर टेंशन आपका T1 होगा। जो C पॉइंट है यहां पर टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा, और B पॉइंट पर देखिए ये जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसकी वजह से B पॉइंट पर नीचे की तरफ एक तनाव होगा। आप खुद को स्ट्रिंग का एक पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए कि आप इस स्ट्रिंग के एक पार्टिकल हैं और अलग अलग पॉइंट पर चलकर देखिए तो जरा C पॉइंट के पास रहकर देखिए। C पॉइंट के पास जो है वो आप क्या कोशिश करेंगे? अगर आप एक पार्टिकल होंगे तो आप कोशिश करें कि C पॉइंट के पास कि यार मुझे इस ब्लॉक को ना ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होल्ड करके रखना है, तो होल्ड करने के लिए आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना। फिर आप खुद को शिफ्ट करके B पॉइंट के पास ले आइए। अब B पॉइंट के पास क्या हो रहा है? क्या आपके ऊपर इस ब्लॉक की वजह से नीचे की तरफ तनाव महसूस नहीं होगा? इसलिए यहां पर एक टेंशन फोर्स हम स्ट्रिंग का नीचे की तरफ शो करेंगे। ये टेंशन कितना होगा? सेम होगा, T1 जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होगा। B पॉइंट तक तो टेंशन आपका सेम है। सपोज करिए कि ये आपका चलिए जो भी 50 न्यूटन दिया हुआ। अच्छा, इसके बाद B पॉइंट के बाद ये जो स्ट्रिंग का हिस्सा है A से लेकर B, जो कि B पॉइंट पर एक फोर्स लग गया है, इसलिए अब ऊपर टेंशन T1 नहीं रहेगा, टेंशन अब कुछ और होगा। कितना होगा? T2 होगा टेंशन। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है स्ट्रिंग जो है यहां पर इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, इसलिए T2 टेंशन आपका इस तरीके से। ठीक है, फिर यहां पर भी T2 टेंशन लगेगा नीचे की तरफ। खैर ये किसी काम का नहीं आएगा आपको। क्लियर है? तो ये हमने तो फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हमने देख लिया। आप समझ गए किस तरीके से है? अगर आपने नहीं समझा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब कि हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसको एक पार्टिकल, एक पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूं ये जो 6 kg का पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स तो नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक T1 फोर्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये आपका इक्विलिब्रियम है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 0 के बराबर है ना। तो अगर आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लगाते हैं, हम याद करिए मैंने कहा था कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को हमें यूज करना है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने यूज किया कि भाई यहां पर नीचे फोर्स लग रहा है, इसके अगेंस्ट ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम लगाएं तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब नेट फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं? एक mg है नीचे की तरफ, एक T1 है ऊपर की तरफ। तो इस केस में हम किसी को भी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो T1 आपका पॉजिटिव होगा, सारे फोर्सेस को ऐड करना है, फिर mg आपका नेगेटिव होगा, तो T1 उसके बाद फिर आपको ऐड करना है, इसलिए आप लिखेंगे प्लस, mg नेगेटिव है इसलिए माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो कि 0 है इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन यानी नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? T1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू m इंटू जी। m की वैल्यू कितनी है? 6, और g की वैल्यू आप मान लें सिंप्लिसिटी के लिए 10, यानी कि T1 जो है वो आपका हो गया 60 न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि टेंशन एक फोर्स है। क्लियर है?
अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बी पॉइंट का ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बी पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ करके फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बी पॉइंट है बच्चों, इस बी पॉइंट पर एक तो टेंशन T1 नीचे की तरफ है ना, एक T2 टेंशन आपका वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर, और एक फोर्स इधर है आपका 50 न्यूटन, है ना। तो ये जो T2 और T1 आपका आ गया है, T1 आप निकाल चुके हैं 60 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो T2 का एक कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ होगा, क्या होगा वो कंपोनेंट, ये हो जाएगा T2 cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, ये हो जाएगा T2 sin थीटा। अब चूंकि ये पूरा सिस्टम पहले से ही कह रखा है कि इक्विलिब्रियम में है, इसलिए बी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम आपको देखना है, यानी कि हर एक एक्सिस के अलोंग उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल के अलोंग बच्चों जो दोनों फोर्सेस हैं 50 न्यूटन और T2 sin थीटा, ये बराबर होने चाहिए। T2 sin थीटा 50 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो T2 cos थीटा ऊपर की तरफ और T1 नीचे की तरफ, यानी कि T2 cos थीटा जो है वो आपका नीचे जो T1 है उसके बराबर होना चाहिए, यानी 60 न्यूटन के बराबर। अब आप बोलेंगे सर नीचे की तरफ तो ये F फोर्स भी लग रहा है, तो आपने T1 के साथ F क्यों नहीं ऐड किया? तो बच्चों समझिए कि ये जो F फोर्स है, या ये वाला जो T1 फोर्स है, ये 6 kg वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर नहीं लग रहा है। इस पॉइंट के ऊपर T1 टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट पर T1 नीचे की तरफ है, इसलिए हमने T1 यानी 60 न्यूटन के बराबर कंसीडर किया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, T2 और T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि ये आ जाएगा tan थीटा, और ये आपका 50/60, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5/6। अब ये 5/6 से थीटा की जो भी वैल्यू है, मैं एक बार देख के आपको बता दे रहा हूं, थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 39.8 डिग्री के बराबर है। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 39.8 डिग्री। तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू, tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/6। ठीक है, तो ये तो आपने थीटा निकाल लिया। अब अगर आप चाहें तो आप T2 भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो थीटा है 39.8, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो T2 इंटू साइन 39.8 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वैल्यू पता है, उसको इधर ले आएगा, 50 से डिवाइड करिएगा, T2 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। ये आपका फिक्स्ड रीजन दिया हुआ है, और ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रिंग आपका है ABC, और BD एक दूसरा स्ट्रिंग है जो कि इस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। AB और BC, चलिए बच्चों कोशिश करिए, देखिए मैं एक बार इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये T2 है, ठीक है, और ये आपका T1 है। आपसे कह रहा है कि T2 और T1 जो है आप फाइंड करके बताइए, कोशिश करें एक बार।
हो गया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको कर लिया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 4 kg, तो 4 kg पे देखिए एक तो नीचे फोर्स लगेगा mg, एक यहां पर ऊपर फोर्स लगेगा टेंशन T, है ना, बैलेंस करने के लिए। और फिर B पॉइंट पर नीचे की तरफ लगेगा टेंशन T। C पॉइंट से B पॉइंट तक टेंशन थ्रू आउट आपका सेम होगा। फिर B पॉइंट पर टेंशन आपका बदल जाएगा, इधर T1 हो गया, इधर अलग है इसलिए T2 है। तो अगर हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अगर हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो एक तो नीचे की तरफ फोर्स है mg और एक ऊपर की तरफ फोर्स है टेंशन T। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लें तो T प्लस माइनस mg, और ये पूरा सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो T प्लस माइनस mg होना चाहिए इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। सो देयरफॉर T प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, T माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, यानी कि T आपका होना चाहिए इक्वल्स टू mg। तो जरा पुट कर लीजिए, T की वैल्यू है 4 और G की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, यानी कि T आपका आ रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, अब जरा B पॉइंट पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एट B पॉइंट पर अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बच्चों, तो ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है, इस B पॉइंट पर अगर आप नोटिस करें तो एक तो आपका B पॉइंट पर एक तो टेंशन फोर्स है नीचे की तरफ, तो एक नीचे की तरफ आपका टेंशन फोर्स है जो कि 40 न्यूटन के बराबर है, तो इसको मैं 40 न्यूटन कह रहा हूं। एक T1 आपका है इस डायरेक्शन में, ये आपका T1, और एक T2 आपका है इस डायरेक्शन में, है ना, यही फोर्सेस हैं B पॉइंट पर। अच्छा, अब ये जो, अब मैं इसको जरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बांट दे रहा हूं। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसको हॉरिजॉन्टल लूं, अगर ये 60 डिग्री है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60, ये 90, तो ये एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री, यानी कि ये आपका 30 डिग्री आ रहा है, ये एंगल आपका 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब T1 देखिए, T2 तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन T1 जो है वो आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए T1 को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आपको मिलेगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, T1 cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल रहा है वो हो जाएगा T1 sin 30 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी B पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है। B पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स लग रहे हैं, इंडिविजुअली दोनों 0 के बराबर होने चाहिए। तो अगर हॉरिजॉन्टल पे देखें तो इस डायरेक्शन में लग रहा है T2, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रहा है T1 sin 30 डिग्री, T1 sin 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऊपर लग रहा है T1 cos 30 डिग्री और नीचे लग रहा है 40, यानी कि वो 40 के बराबर होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि T1 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो यहां से T1 क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि T1 आपका आ गया इक्वल्स टू 40 इंटू 2 आपका आ गया 80/√3 न्यूटन। ठीक है, तो T1 की वैल्यू जरा यहां पुट कर देते हैं। T2 हमारा कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा T1 की जगह 80/√3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। ठीक है, तो अगर आप कट करें तो ये 2 से 80 जाएगा तो हो जाएगा 40, T2 आपका आ गया 40/√3 न्यूटन। तो देखिए T2 भी आपका निकल कर आ गया
और T1 भी आपका निकल कर आ रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आज के लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्वेश्चन है, ये फिक्स सपोर्ट है आपका, और फिक्स सपोर्ट पर ये पॉइंट आपका है A और ये पॉइंट आपका है B। यहां से एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, और यहां से एक स्ट्रिंग है आपका इस तरीके से, और ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट है आपका C, और इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का। ठीक है, इस पॉइंट को कॉलर खींचा गया है 10 न्यूटन से। मान लीजिए कि ACB ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, A से लेकर ये पूरा B तक स्ट्रिंग है, और C पॉइंट और पकड़कर इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच दिया गया है। तो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जो टेंशन है वो आपको दिखा रहा है T1, और इस डायरेक्शन में जो टेंशन है वो आपको दिखा रहा है T2। ये एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री, ये एंगल आपका दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये जो एंगल है ये आपको दिया है 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। आपको T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार ट्राई करें बच्चों। कर लिया बच्चों? आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को किए हैं। देखते हैं जरा सॉल्यूशन इसका किस तरीके से। देखिए, इस एंगल 90 डिग्री को भी फिलहाल के लिए हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, और ये जो पॉइंट है C, यहां से एक वर्टिकल लाइन आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए। तो जाहिर सी बात 60 डिग्री ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल से ये 90 डिग्री हो जाएगा। 60 है, 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आना चाहिए आपका? ये वाला एंगल आपका आना चाहिए 30 डिग्री, और ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आना चाहिए? 60 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको पता चल गया। तो सी पॉइंट पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट सी, या एट पॉइंट सी, जो आप लिखना चाहें। तो सी पॉइंट पर बच्चों एक तो 10 न्यूटन का फोर्स है नीचे की तरफ, ठीक है, एक T2 टेंशन फोर्स है इस डायरेक्शन में, और एक T1 टेंशन फोर्स है इस डायरेक्शन में, है ना। और जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं फोर्सेस, उस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एंगल आपका दिया गया है 60 डिग्री, यहां पर एंगल दिया गया है 30 डिग्री। मैं बाकी सारे एंगल्स को, सब कुछ को भूल जा रहा हूं, बाकी सारी चीजों का कोई यूज नहीं है यहां पर, इसलिए मैंने कहा था फोकस रहिएगा। अब यहां पर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के अलोंग अगर ये T1 का एक कंपोनेंट ले इस डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा भाई? 60 डिग्री तो वर्टिकल के साथ है, तो ये हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट अगर लें तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका T2 sin 30 डिग्री, है ना। उसी तरीके से T1 आपका इस डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा T1 cos 60 डिग्री, और इसका भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही आएगा, तो प्लस T2 cos 30 डिग्री, है ना। यानी अगर आप हॉरिजॉन्टल के अलोंग लिखते हैं इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो ऊपर की तरफ है T1 cos 60 प्लस T2 cos 60, T2 cos 30, T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 डिग्री, और नीचे की तरफ कितना है? 10 न्यूटन। चूंकि ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है, इसीलिए ऊपर का जितना भी फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए। और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग अगर हम इक्वेशन लिखें बच्चों, तो देखिए
इस साइड आपका है T1 sin 60, तो T1 sin 60 डिग्री ये किसके बराबर होना चाहिए? T2 sin 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज अगर पुट कर दूं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा T2/2 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3T2/2 इसकी वैल्यू आपके 10 के बराबर है। यानी कि T2 अगर एलसीएम लेकर उसको दूसरी साइड भेज दें तो T2 प्लस √3 T2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 20, है ना। यहां से आप कॉमन ले लीजिए T2, क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, ये 20 के बराबर है, इसलिए T2 आपका आ गया इक्वल्स टू 20/1 प्लस √3। यानी आप लिख सकते हैं 20/√3 की वैल्यू होती है 1.732, इसमें 1 ऐड कीजिएगा 2.732, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू आप देख लीजिए कितना है। T2 की वैल्यू आपकी इट इज समथिंग समवेयर लाइक 8 पॉइंट समथिंग, है ना, 8.4 न्यूटन के आसपास है आपका। ठीक है बच्चों, और इस इक्वेशन को अगर हम देखें, तो यहां पर हमारा है T1 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू T2 sin 30, यानी कि T2/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, T1 जो हमारा है इट इज इक्वल्स टू T2/√3 which is equals to 8.4 न्यूटन अपॉन √3। इसको आप करेंगे तो ये आपका कुछ 5 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर आएगा आपका, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, नॉट ओनली फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन उस टॉपिक से आपका मोस्ट प्रोबेबली आता ही है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, आप कुछ पढ़ें, थोड़ा सा इस टॉपिक को प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ बहुत सारे नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।